छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बीते दिनों एक जो बड़ी घटना हुई जिसमें डीआरजी के 10 जवान और एक सिविलियन की मौत हुई। इस घटना ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ को दहला के रख दिया और हर किसी को सोचने पे मजबूर कर दिया। हर किसी ने इस घटना पे अपने अपने तरीके पे तफ्तीश की और यह देखने की कोशिश की कि क्या माओवादी कहाँ मजबूत हो गए हैं। ये देखने की समझने की कोशिश की कि जवानों ने कहाँ गलती की और तमाम अलग अलग एंगल से पूरे घटना की जांच की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस मामले पे 4 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई हैं। हालांकि वो 4 संदिग्ध लोग कौन हैं इसकी जानकारी अभी तक पुलिस के द्वारा साझा नहीं की गई है, लेकिन इस पर लगातार जांच की जा रही है और बात की जा रही है कि आखिर चूक कहाँ पे हुई और कैसे उस इलाके पे माओवादियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया, जिस इलाके को अब सरकार मानती है कि उन्होंने माओवादियों के हाथ से छीन लिया है। मुझे लगा कि इस घटना पर तमाम तरीके से बातचीत हो रही है तो एक और एंगल पर बातचीत होनी चाहिए, जिस पर आज हम बातचीत करेंगे भी, जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आपको सवाल उठाने पर मजबूर करेगा कि वाकई में नक्सल उन्मूलन के नाम पर या माओवादियों से एक जंग के नाम पर बस्तर में हो क्या रहा है। तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से बीते दिनों दंतेवाड़ा में डीआरजी के जवान जब ऑपरेशन पर गए हुए थे और वहाँ से लौट रहे थे, लौटते वक्त उन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो आज घर नहीं लौट पाएंगे। माओवादियों ने बहुत ही पुख्ता तैयारी कर रखी थी और मुझे ऐसा लगता है कि लंबे समय से माओवादियों ने इसकी तैयारी की थी कि पुलिस को और जवानों को एक बड़ा झटका देना है, जिसके पीछे एक वजह ये भी मानी जा रही है कि बीते 2 वर्षों से माओवादियों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में अपने आप को कमज़ोर पाया। इसके पीछे पुलिस का अपना तर्क था कि माओवादी कमज़ोर हो गए हैं, माओवादियों का अपना तर्क था कि फोर्स जंगल की ओर नहीं आ रही है। ऐसे में उन्होंने उस इलाके को चुना जिस इलाके को सरकार अपने पीठ थपथपाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। खैर, इन सब मुद्दों पर हमने पहले भी कई बातचीत कर ली है और क्या जवानों से कहाँ कहाँ पे चूक हुई और माओवादी क्यों इस घटना को अंजाम दिए, इस पर भी बातचीत हुई। लेकिन इस घटना के कुछ दिन बीत जाने के बाद जब मैं उन सभी शहीद जवानों की लिस्ट देख रहा था और उनके बारे में डिटेल जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे एक बात की जानकारी मिली कि जो 10 जवान शहीद हुए हैं इस हमले में, उसमें से दंतेवाड़ा एसपी ने जो जानकारी दी कि इसमें 5 जो जवान हैं वो समर्पित माओवादी हैं। मतलब जो 5 जवान जिनकी मौत हुई है इस पूरी घटना में, 10 में से वो पहले नक्सल संगठन में रह चुके थे। एक माओवादी तो हमारे बस्तर ज़िले में जो माचकोट एलओएस है उसका एलओएस का कमांडर भी रह चुका है। शंकर के नाम से वो जाना जाता था। मुझे खूब याद है बस्तर में एसआरपी कल्लूरी आईजी हुआ करते थे और जगदलपुर में उन दिनों माओवादियों के नाम पर लगातार ऑपरेशन करने में अंदर अंदर तक चले जाते थे। जगदलपुर में जो एडिशनल एसपी विजय पांडे जी हुआ करते थे, इनके मुंह से लगातार शंकर का नाम मैं सुना भी करता था और वो भी समर्पण कर चुका था। हालांकि उसने कब समर्पण किया, कहाँ समर्पण किया, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, क्योंकि लगातार ये बात सुनने में आती थी कि शंकर ने समर्पण कर दिया है, लेकिन इसका खुलासा बस्तर में तो नहीं किया गया। हो सकता है कि दंतेवाड़ा में पुलिस ने किया हो, लेकिन उसकी जानकारी मुझ तक नहीं पहुंच पाई। तो ऐसे करके कुछ अगर दंतेवाड़ा एसपी की बात मानी जाए तो 5 माओवादी हैं जिन्होंने समर्पण किया है। समर्पण करने के बाद इन्हें फिर डीआरजी में भर्ती की गई। ये बस्तर में लगातार समर्पण नीति के तहत ये सतत प्रक्रिया के तौर पर चला आ रहा है कि जो माओवादी सरेंडर करेगा उसे फिर से डीआरजी में उसकी नियुक्ति हो जाती है। कई सरेंडर माओवादी हैं जो डीआरजी में नहीं भी जाते। दरअसल होता ये है कि जो माओवादी सरेंडर करते हैं तो उनसे बहुत सारी जानकारियाँ पुलिस लेने की कोशिश करती है। उसके बाद ये जब बस्तर के पहले से ही लोकल आदिवासी होते हैं तो ऐसे में इन्हें जब डीआरजी के तौर पर पुलिस इस्तेमाल करती है तो उन्हें ऑपरेशन में कई मदद भी जंगलों में या अंदरूनी इलाकों के क्षेत्र में जवानों को मिलता है। इस वजह से डीआरजी में इन जवानों को लिया जाता है, इन सरेंडर माओवादियों को लिया जाता है। जब इन 10 जवानों की मौत हुई और इनके डिटेल्स मैंने निकाले और उसमें पता चला कि 5 सरेंडर माओवादी हैं, तो मेरे मन में एक विचार आया। विचार ये आया कि जब सरकार से खफा होके या सरकार की नीतियों से खफा होके विरोध करने के स्वरूप में इन्होंने हथियार उठाया और जंगलों में भटके, और उसके बाद जब इन्हें लगा कि अब
सरेंडर कर देना चाहिए, या इनके अलग अलग रीज़न इन्होंने जो भी बताया और इन्होंने समर्पण करके फिर से एक खुशहाल जीवन जीने की सोची। तब इनके साथ सरकार ने क्या किया, सरकार ने इन्हें समर्पण नीति का लाभ देते हुए और समर्पण नीति का लाभ बताते हुए उन्हें फिर से हथियार थमा दिया। ये वही हथियार था जिसे इन्होंने पुलिस के हाथों सौंपा था, समर्पण किया था और इस बात की कसम खाई थी कि अब हम हथियार नहीं उठाएंगे, क्योंकि इन्होंने सरकार के खिलाफ में हथियार उठा लिया। और जब इन्होंने समर्पण किया तो उन्हें फिर से हथियार सौंप दिया गया और फिर से उन्हीं जंगलों में भेज दिया गया। और हुआ क्या, अंजाम उनकी बेवजह असमय मौत। अगर वो जंगल में होते और माओवादियों की तरफ से लड़ते होते तो भी उनकी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि किसी भी दिन वो मुठभेड़ में मारे जा सकते थे। उन्होंने जब समर्पण किया तो उसके बाद भी क्या हुआ, उनकी ज़िंदगी असमय ही समाप्त हो गई। इस बात ने मेरे मन में कई सवाल पैदा किए कि क्या जो लोग माओवादी संगठन से अपना रिश्ता नाता तोड़कर वापस मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं तो उन्हें दोबारा हथियार दे देना कहाँ की जिम्मेदारी है सरकार की? क्या ऐसा करना सही है? इस मुद्दे पे मैंने बस्तर में लंबे समय से समाज सेविका के तौर पर काम कर रही बेला भाटिया से फ़ोन के जरिए संपर्क किया। फ़िलहाल वो दंतेवाड़ा में। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, जो माओवादी सरेंडर करते हैं क्या उन्हें हथियार थमा देना फिर से सही है? क्या फिर से उन्हें वहीं झोंक देना सही है? क्योंकि इसके पीछे मेरे भी अपने तर्क थे। बेला भाटिया जी ने कहा कि ये एकदम से गलत रणनीति है सरकार की, बिल्कुल गलत। और इस रणनीति के तहत ऐसा लगता है कि सरकार आदिवासियों के साथ दिल से नहीं, केवल दिखावे के लिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले प्रोत्साहित किया कि माओवादी सरेंडर करके मुख्य धारा में लौट आएँ। जब वो मुख्य धारा में लौट आए तो फिर से आपने उनके हाथों में हथियार दे दिया। दरअसल हथियार लेकर आप माओवादियों का अंत नहीं कर सकते। आपको इस माओवादी समस्या को अगर आप मानते हैं तो इसे आपको बातचीत से ही सुलझाना होगा। ये एक राजनीतिक पहलू है, राजनीतिक पॉलिटिकल डायलॉग के तौर पर उन्हें यूज़ किया एक शब्द कि पॉलिटिकल डायलॉग के तौर पर ही आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपके अगर लिहाज से देखा जाए तो कैसे माओवादी समस्या का समाधान हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारे देश के सभी नागरिकों को उनके मिलने वाले अधिकार दिए जाएं, क्योंकि जब भी कोई दबा कुचला व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित होता है तब माओवाद जैसे आंदोलन शुरू होते हैं, नक्सलवाद जैसे आंदोलन शुरू होते हैं। जब आप अंतिम व्यक्ति तक उसके अधिकार पहुंचाएंगे, उसके अधिकारों का हनन नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल भी हथियार नहीं उठाएगा। सीधी सी बात है, वाकई में ये राजनीतिक समस्या है। और अगर आपको लगता है कि इसका समाधान है तो ये बंदूक से नहीं है, बातचीत से। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग नाराज़ हैं उनसे बातचीत होनी चाहिए और सभी को सबके अधिकार मिलने चाहिए। और साथ ही साथ जो माओवादी सरेंडर करते हैं उनके अंदर कुछ दूसरे स्किल डेवलप करें, उनके अंदर दूसरी क्वालिटी डेवलप करें, जिससे वो समाज में खुशी खुशी रह पाए और फिर से उस रास्ते पर लौट कर ना आए। आपने तो केवल बंदूक बदली, पहले माओवादियों की बंदूक चलाते थे और अब आप सरकार की बंदूक उनके हाथ में थमा दी है। और हो क्या रहा है, चला ट्रिगर ही, दबा रहे ट्रिगर ही, चल रही है गोलियां ही, और गोलियां समाधान नहीं पैदा करती हैं, समस्या पैदा करती। इसके साथ ही हमने छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ पद पर रहे पुलिस के एक अधिकारी से बातचीत की। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके नाम का जिक्र ना किया जाए, लेकिन आप भरोसा करें कि मैंने फ़ोन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के बहुत ही वरिष्ठतम पुलिस के अधिकारी से, जो बस्तर में भी किसी समय में पदस्थ रहे हैं, उनसे जब मैंने बातचीत की और मैंने उनसे पूछा कि जो माओवादी सरेंडर करते हैं उन्हें दोबारा हथियार थमाकर डीआरजी के तौर पर उपयोग करना कहाँ तक जायज़। उन्होंने कहा कि जो माओवादी सरेंडर करते हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर उनके अनुभव के आधार पर बातचीत की जाए तो उन्होंने बताया कि उनके निजी अनुभव हैं कि इसके पहले भी कई दफ़े ऐसी जानकारियां निकल कर आई हैं कि बहुत बार माओवादी अपने ही साथियों को साजिशवश समर्पण करवाकर उन्हें डीआरजी में भर्ती करवाया करते हैं। और डीआरजी और ऐसे पुलिस बल में जाने के बाद माओवादी पुलिस जवानों की कई गोपनीय जानकारियां संगठन तक पहुंचाने का काम या वह हासिल करने का काम किया करते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तेलंगाना में समर्पण की पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तेलंगाना में अगर आप ध्यान दें तो वहाँ जो माओवादी समर्पण करता है उसे कभी भी हथियार नहीं थमाया जाता, बल्कि समाज की मुख्य धारा में लौटने के कई अलग रास्ते उसके लिए तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह की तेलंगाना की जो समर्पण पॉलिसी है,
हालांकि पुलिस के जवानों को कुछ लाभ ज़रूर मिलता है, लेकिन कई नुकसान भी है। और जब मैं गांव की ओर जाता हूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे कई दफ़े इस बात की शिकायत मिलती है। कई दफ़े ग्रामीणों ने शिकायत की। आप मुझे पुराने वीडियो में देख सकते हैं कि ग्रामीणों ने ऑन कैमरा इस बात को स्वीकार किया है कि जो लोग पहले नक्सल संगठन में थे, अब उन्होंने समर्पण करने के बाद अब डीआरजी में दोबारा हथियार थाम लिया है। अब ये वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा उन्हें प्रताड़ित करते हैं, पुलिस के, जिन्होंने समर्पण कर दिया है। वजह ये है कि जब वो संगठन में थे तो वही लोग आते थे गांव में और ग्रामीणों से चावल की मांग किया करते थे कि उनके संगठन के लिए चावल और रसद की व्यवस्था की जाए। जब ग्रामीण बंदूक की नोक पर उनके लिए चावल और रसद की व्यवस्था करते थे और जब वो समर्पण कर देते हैं तो वापस जब ऑपरेशन में जाते हैं तो उन्हीं ग्रामीणों के ऊपर माओवादियों के लिए चावल एकत्रित करने का आरोप लगाते हुए माओवादी समर्थक बताकर उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं। ऐसी कई घटनाएं बस्तर के अंदरूनी इलाकों में होती हैं और ये माना जाता है कि बस्तर के अंदरूनी इलाके के ग्रामीण माओवादियों का ही समर्थन करते हैं, जबकि ये समर्पण करने वाले माओवादी जो डीआरजी में शामिल हो जाते हैं ये सारी हकीकत जानते हैं। इसके साथ ही साथ कई बार ऐसी घटनाएं भी निकल कर सामने आई हैं कि जो सरेंडर्ड माओवादी हैं, जो अब डीआरजी के सदस्य हैं, वो अपनी निजी दुश्मनी भी निभाने के लिए कई बार ग्रामीणों पर झूठे केस लगा देते हैं और बताया जाता है कि ये माओवादी। पुलिस के आला अधिकारियों से अगर आप बातचीत करेंगे तो जो भी माओवादी मारा जाता है उसकी शिनाख्ती के लिए भी सरेंडर माओवादियों की मदद ली जाती है, जो कि डीआरजी में। अब आप सोचिए कि आपने अगर गलती से मुठभेड़ में किसी ग्रामीण को मार दिया और उस ग्रामीण से उस माओवादी की पुरानी निजी दुश्मनी रही हो और उससे ही शिनाख्ती करवाई जाए, तो बहुत आसानी से बता देगा कि हाँ, ये जो मारा गया है ये ग्रामीण और निर्दोष नहीं बल्कि ये भी माओवादी संगठन का एक सदस्य है। इस तरह की समस्याएं हैं। इसे लगा मेरे जहन में कि आपके सामने रखूं और आपके सामने एक सवाल रखूं कि आप क्या सोचते हैं। आप कमेंट करके बताएं कि क्या जो मुख्य धारा में लौटना चाहता है माओवादी, जिसने हथियार रखने का फैसला किया है, सरकार के द्वारा दोबारा अपने स्वार्थ के लिए उसे फिर से हथियार थमा देना जायज़ है। अगर आपको लगे कि मेरे मन में, मेरे जहन में उठाए सवाल जायज़ है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर करने के साथ ही साथ जिम्मेदारों से सवाल भी कीजिएगा। धन्यवाद।